अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, क्या पाकिस्तान की जो अब सियासी मुखालिफत है ये दुश्मनी का रूप धार चुकी है? क्योंकि एक तरफ इमरान खान है तो दूसरी तरफ 13 सियासी जमातों का एक कंसोर्शियम जो अपनी हर हिकमत अमली में नाकामी के बाद अब तहरीक इंसाफ को कलदम जमात करार देकर पाबंदी लगाना चाहता है। यहाँ सवाल ये उठता है कि महज एक दो वाक़यात को बुनियाद बनाकर मुल्क के मकबूल तरीन लीडर को दहशतगर्द और सियासी जमात पर इसको कलदम जमात करार देना क्या ये ठीक रवैया है? गैलिप सर्वे ये कहता है कि 61% पाकिस्तानी इमरान खान को पसंद करते हैं और लीडर मानते हैं। मकबूलियत की महराज पर बैठे इमरान खान को कलदम करार देना क्या ठीक होगा? पूरे पाकिस्तान पर जिस जमात ने 4 साल हुक्मरानी की हो इसे कलदम करार देना ठीक है क्या? आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में जिस लीडर की आज भी हुकूमत हो क्या इसे कलदम करार देना ठीक है? इलेक्शन कोई भी कहीं भी हो वोट तहरीक इंसाफ का ही निकलता है, फिर ऐसी जमात को कलदम करार देना क्या ठीक है? रियासत बात बात पर अपनी ताकत के जोर पर एक लीडर पर 100 पर्चे काट दे, उल्टा उसे ही कलदम करार दे दे, क्या ये रवैया ठीक है? इमरान खान रियासत से सिक्योरिटी मांगे तो साफ इनकार, अपने कारकुनों का हिफाजती हसार बना ले तो इसे कलदम करार देना ठीक है? माजी में पाकिस्तान तहरीक लब्बैक को कलदम करार देकर पाबंदी लगाई जिस पर हुकूमत वक्त को बैक फुट पर जाना पड़ा। अब तो मद्दे मुकाबिल मुल्क की एक मकबूल जमात है, क्या पीटीआई को कलदम टीटीपी से जोड़ना क्या ये ठीक है? नून लीग की तरफ से इलेक्शन के साल में सियासी मैदान में मुकाबला करने की बजाय अपने हरीफ को दहशतगर्द करार देना क्या ये ठीक है? नवाज शरीफ की गिरफ्तारी पर पूरे लाहौर में से कोई नहीं निकलता, लेकिन लोग इमरान खान के लिए अपनी जानें कुर्बान देने को तैयार हैं, तो इसकी सजा में जमात को कलदम करार देना क्या ये ठीक है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत से मुज़ाकरात की बात करती है तो जवाब में ज़मान पाक पर ऑपरेशन कर दिया जाता है, क्या ताकत का बेजा इस्तेमाल क्या ये ठीक है? सवाल उठता है कि क्या मरियम नवाज की ख्वाहिश पर एक सियासी जमात को नॉकआउट करने के लिए इस पर दहशतगर्दी और कलदम का लेबल लगाना क्या ये ठीक है? माजी में आवाम रियासत के हर बयानिए पर आंखें बंद करके यकीन करती आई है, क्या रियासत का आवाम की मंशा के खिलाफ जाकर कोई भी इकदाम उठाना क्या ये ठीक है? पाकिस्तान और आइन की बुनियाद सिर्फ इलेक्शन है, तो क्या हार के डर से इलेक्शन से ही फरार होना क्या ये ठीक है? पाकिस्तानी आवाम की बजाय बंद कमरों में फैसले करना क्या ये ठीक है? सवाल उठता है कि क्या एक जमहूरी मुल्क में सियासी जदोजहद करना एक जुर्म बन गया है? एहतजाज, जलसे, जुलूस करना क्या ये जुर्म बन गया है? सवाल उठता है कि अवाम है तो रियासत है, अवाम के खिलाफ रियासत कैसे हो सकती है? जमहूरियत की आप पारी करना सियासी जमातों का काम है, सियासी जमातें ही आमरीत पर उतर आएँ तो सवाल हम किससे करें? हुकूमत आइन और कानून की बजाय किसी की ख्वाहिश और अना पर चलने लगे तो रियासत की रिट चैलेंज नहीं होगी तो फिर क्या होगा? नाजरीन, मुल्क इस वक्त चारों तरफ से बहरानों की जद में है। सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह मुआशी बहरान भी संगीन तरीन होता जा रहा है, तो ऐसे में मुज़ाकरात की बजाय महाजराई की सियासत क्या ये मुल्की मफाद में हो सकती है? हुकूमत के बयानिए में तजाद हो तो अवाम कब तक सब्र करेंगे कि एक अदालत इलेक्शन का हुक्म दे तो सारी रियासत भाग जाती है, एक अदालत इमरान खान की गिरफ्तारी का कहती है तो सारी रियासत जाग जाती है। क्या सियासी जमातों की जिम्मेदारी नहीं है कि वो मौजूदा सूरत हाल का तसादुम की बजाय सियासी रास्ता इख्तियार करें ताकि मुल्क में अमन और अमान की जो सिचुएशन है ये बेहतर हो सके? ऐसे में हुकूमत का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कलदम जमात करार देने के लिए कानूनी मुशावरत का कहना ये कहाँ की दानिशमंदी है, ये कहाँ की सियासत है? माना कि पीटीआई कारकुनों ने रियासती रेट को चैलेंज किया, लेकिन ये भी माने कि सारी सियासी जमातें और रियासत एक शख्स के पीछे पड़ जाएंगे तो क्या होगा? सवाल उठता है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोड ऑफ कंडक्ट ठीक नहीं है तो क्या हुकूमत का रवैया ठीक है? क्या हुकूमत के रवैये पर सवाल नहीं उठते? सवाल उठता है कि हुकूमत की तवज्जो मईशत है, मईशत को ठीक करना है या इमरान खान की गिरफ्तारी है? सवाल उठता है कि हुकूमत मुज़ाकरात चाहती है या तसादुम? सवाल उठता है कि हुकूमत इलेक्शन चाहती है या फरार? सवाल उठता है कि हुकूमत कानून की बालादस्ती चाहती है या लंदन प्लान पर अमल दरामद? यही सवाल हमारे शो का मौजू है आज कि क्या मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है इसका वे आउट यही तसादुम है, यही हालात हैं जो पिछले 2 हफ्ते से हम मुल्क में देख रहे हैं, खासकर पंजाब में, लाहौर में। इसी पे बात करने के लिए नाज़रीन मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपका।
राणा साहब, क्या मरियम बीबी को, आप लोगों की हुकूमत को टीटीपी में जमातुद दावा जो बैंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तंजीमें हैं, क्या इनमें और तहरीके इंसाफ में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता? क्या आपको एप्पल और ऑरेंजेस में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता? क्या आपको लगता है कि जिस तरह टीटीपी बैंड है या बाकी जमातें जो कलअदम है, जमातुद दावा कलअदम है, आप तहरीके इंसाफ को भी अब कलअदम देने की ख्वाहिश इतनी ज़्यादा पैदा होगी है कि आपके नज़दीक ये सारे फ़र्क ही ख़त्म हो गए? वालेकुम सलाम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जब आप पुलिस चौकी को आग लगाएंगे और जो पुलिस एहलकार हैं उनको इंजर करेंगे, जब आप पेट्रोल के बम फेंकेंगे पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर जिन्होंने वेपन्स भी नहीं उठाए हुए, जब आप पथराव करेंगे, जब आप हमला आवर होंगे पुलिस पे और दावत देंगे अपने वर्कर्स को कि वो इकट्ठे हों और आके पुलिस के साथ लड़ें, जब आप पुलिस व्हीकल्स को आग लगाएंगे, ये सारे वो मनाजिर हैं जो पिछले चंद दिनों के अंदर पूरी कौम ने अपनी आंखों से देखे, और बहुत सारे ऐसे मनाजिर हैं जो आंखों से या मीडिया ने नहीं दिखाए लेकिन वो पुलिस ने सहे। दर्जनों नहीं। डोंट यू नो कि एक्शन का, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। जमान पार्क के बाहर तो लोगों ने कैंप्स बड़े अरसे से लगाए हुए हैं, पिछले 2 महीने से यही सिचुएशन चल रही है, लेकिन जो पिछले 2 दिन में सिचुएशन देखी है कितनी बार हमने तो इससे पहले नहीं देखी। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। क्या कारकुनों ने वहां पर पुलिस को दावत दी कि आए हम पर धावा बोले? क्या कारकुनों ने वहां पर पुलिस को दावत दी कि इमरान खान अब इस्लामाबाद के लिए चला गया तो अंदर आके धावा बोल दे, चावलों की बोरियां भी ले जाएं, जो अंदर राशन पानी था वो भी आप उठाकर ले जाएं? ये कारकुनों ने दावत दी पुलिस को? नहीं, बिल्कुल कारकुनों ने दावत नहीं दी, लेकिन जब पुलिस एहलकार अपनी ड्यूटी पूरी करते हुए अदालती अहकामात को पूरे करने के लिए जमान पाक गए तो उन पे पथराव जब हुआ, जब हमला आवर हुए पीटीआई वाले, तो तब ये मामला शुरू हुआ और उसके बाद जो मैंने आपको डिस्क्राइब किया वो सब कुछ हुआ। देखें, बात ये है कि वहां वो कैंप लगाएं, किसी को कोई मसला नहीं है, वहां वो भंगड़े डालें, किसी को कोई मसला नहीं है, लेकिन जब अदालती कार्रवाई पूरी करने के लिए पुलिस जाए और फिर वो उन पे हमला आवर हो, यहां से मसला शुरू होता है। मसला तब शुरू होता है जब आप पेट्रोल बम पुलिस के ऊपर फेंकें, जब आप पुलिस व्हीकल्स को आग लगाएं, जब आप पुलिस चौकियों को आग लगाएं, और फिर आप दावत दें कि आए सारे वर्कर्स यहां इस वक्त पहुंचे और हमला आवर हों और लड़ाई लड़ें पुलिस वालों से, और बहाना आप ये करें कि ये हमें मारना चाहते हैं, और आप अपने कल्ट को, जो आपका क्लब है, उसको कन्विंस करें कि ये तो जी हमारे जान के पीछे। राणा साहब जी, जी, जी। लगता ऐसे है कि इस वक्त पूरी हुकूमत का एक ही फोकस है और वो है इमरान खान। दूसरा फोकस भी इमरान खान, तीसरा, पहला, आखिरी, हर फोकस इस हुकूमत का, आप लोगों का इमरान खान है। क्या इसके अलावा मुल्क में और कोई मसला नहीं है? सारे मसले हल हो गए हैं, मईशत हमारी ठीक हो चुकी है कि एक ही आप लोगों का मोटिव है इमरान खान को किसी तरीके से गिरफ्तार कर ले? एक अदालत ऑर्डर कर चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि इलेक्शंस होंगे, पंजाब में इलेक्शन की डेट अनाउंस हो चुकी है। बजाय इसके कि इलेक्शन का माहौल नजर आए, हमें डंडे नजर आ रहे हैं, हमें गाड़ियां जलती हुई नजर आई। आपने वो मनाजिर नहीं देखे थे जब पुलिस जो है वो खुद लोगों की गाड़ियों पर डंडे मार रही थी? वो मनाजिर आप लोगों ने, मुझे लगता है, वो नहीं देखे। ये देखें, सबसे पहले तो मुझे तो फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो डेली इस मामले के ऊपर बातचीत करते नहीं नजर आए। वो तो अपना काम कर रहे हैं ना। मुझे वजीर आजम साहब इस मामले पे सुबह रात बात करते हुए नजर आए, वो भी अपना काम कर रहे हैं। ना कॉमर्स मिनिस्टर, ना मिनिस्टर इंडस्ट्रीज, तो हर वजारत अपना काम कर रही है, और पुलिस वाले जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं कि वो जो अहकामात हैं अदालत के उनको पूरा कर रहे हैं। लेकिन एक पीटीआई वो जमात है जो इन अहकामात को नहीं मान रही, जो पाकिस्तान के कानून को नहीं मान रही, और चैलेंज कर रही है अदालतों को, और फिर चैलेंज कर रही है हुकूमत की रिट को, और हमला आवर हो रहे हैं। तो ये जब मामला देखें, ये बिल्कुल जिस तरीके से आप बयान कर रही हैं वो ऐसे है जो पीटीआई का मौकफ है, लेकिन दूसरा मौकफ ये है कि वो अदालत को नहीं मान रहे, उनके अहकामात को नहीं मान रहे, और हमला आज अगर पीटीआई के साथ होने वाले रवैये को हम गलत कह रहे हैं, कल को अल्लाह ना करे आपके लीडर के घर के बाहर भी अगर यही सिचुएशन, हम उसको भी कंडेम करेंगे, हम उस पर भी अगर पुलिस का ऐसा रवैया हो, हम उसकी भी मजम्मत करेंगे। सियासत में इंतकामी कार्रवाइयां इस हद तक आगे नहीं बढ़नी चाहिए कि वापसी का कोई रास्ता न रहे और एक दूसरे को आप लोग जो है ना वो बैन करने की ख्वाहिशें जो है ना वो जन्म लेने लगे। ये गलत रवैया है सियासत में। देखिए, पार्टीज को मैं समझता हूं कि ये जो बातें, जो इंसिडेंट्स हुए
वो भी काफी सरेल हैं, अनरियल हैं। हमारे लिए भी बड़ा शॉकिंग है कि आपने ये ऐसे मनाजिर अगर तो आपने पहले देखे हैं तो मुझे बता दें कि पार्टी वर्कर्स जो हैं वो पेट्रोल बम फेंक रहे हैं। फिर जिस तरीके से जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट, मुझे तो नहीं पता, मैंने भी सुनी है, हुकूमत ये मीडिया के ऊपर आपकी इंटीरियर मिनिस्ट्री बता रही है कि वहां ऐसे लोग थे जो बैंड जो है तहरीकों से जिनका ताल्लुक था। अब ये सारी चीजें जब इन्वेस्टिगेट होंगी या हो रही हैं या जो इंफॉर्मेशन उनके पास है उसके मुताबिक अगर ऐसा है तो बिल्कुल फिर ये मामला तो लेकिन सवाल तो उठेगा ना कि जब इमरान खान घर पे था उस वक्त पुलिस जुर्रत करती, उस वक्त अंदर जाती, उस वक्त चावलों की बोरियां उठाकर लेकर जाते, उस वक्त अंदर सर्च ऑपरेशन करते। ये क्या बात हुई कि इमरान खान इस्लामाबाद जाने के लिए अपने घर से निकल गए और पीछे पुलिस धावा बोलते? ये तो एक कमजोर इदारे की निशानी है ना। ये इदारा कमजोर नजर आया हमें कि एक शख्स घर से निकलते आप पीछे से धावा बोल दें। नहीं देखिए, अगर बात यह है इमरान खान गिरफ्तार भी हो जाते लेकिन शायद जो कीमती जानों का ज़िया हो जाता। उस चीज को मद्देनजर रखते हुए ये काम जो है वो उस सख्ती के साथ नहीं किया गया कि जहां इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाता लेकिन जानों का नुकसान हो जाता। तो ये वजह रही। और देखें, बिल्कुल अगर जब वहां से उन्होंने वो जब इलाका छोड़ा तो पुलिस ने बिल्कुल जिन लोगों ने एग्रेशन दिखाई, जिन लोगों ने हमला किया, जिन लोगों ने पुलिस की और हुकूमत पाकिस्तान की जो एसेट्स हैं, असासे हैं, उनको जलाया ज़ाया किया, तो उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या आंखें बंद कर लेनी चाहिए? तो मैं समझता हूं कि बिल्कुल ठीक हुआ। अगर आप पुलिस के ऊपर पेट्रोल बम फेंकेंगे, अगर आप व्हीकल्स को जलाएंगे, चौकियों को जलाएंगे, तो फिर क्या पुलिस चुप हो जाए? और अगर चुप हो जाए पुलिस तो फिर तो इस मुल्क में आग लग जाएगी कि जौन सी जमात है जौन सा मर्जी बहाना करे कि भाई रियासत हमारे, जब हमें रियासती इदारों के सामने अवाम को खड़ा करने पर कौन मजबूर कर रहा है? इदारों का रवैया, इस हुकूमत का रवैया कि आप किसी का दिमाग तो नहीं खराब कि कोई पुलिस के बाहर निकले और पुलिस को कहे आए हमें डंडे मारे। हर वही बात मैं कर रही हूं कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। ये नौबत यहां तक आई क्यों? आप अपने इत्तेहादियों से पूछ लें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत से लीडर्स ऐसे हैं जो आप लोग जो रवैया पंजाब पुलिस ने अपनाया, हुकूमत ने अपनाया, इससे अग्री नहीं करते। क्या आप लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पूछा? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अग्री है कि तहरीक इंसाफ को बैन किया जाए? अब आपको जो है ना, ये ख्वाजा हारिस साहब जो उनके लॉयर हैं, उनसे आप पूछें कि वो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में माजरत कर रहे थे जब ये वाकया हुआ ज़मान पाक का। ये जब पीटीआई के लोग हमला आवर हुए पुलिस पे, उस वाकये के ऊपर जो ख्वाजा हारिस साहब है वो तो माजरत कर रहे थे जज साहब के सामने कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये अहकामात पूरे होने चाहिए थे, मेरी पर्सनल गारंटी ले लें। और लाहौर हाई कोर्ट के सामने उन्होंने क्या कहा? जज ने उन्होंने कहा कि इमरान खान ने मिस हैंडल की ये सिचुएशन, उसको गिरफ्तारी दे देनी चाहिए थी। गिरफ्तारी देना तो ये सियासी लीडरान का ये एक सफर होता है, लेकिन यहां आप पीछे हट गए। आपने चाहा कि लोग आगे आ जाएं, वो डंडे खाएं, जिले शाह बने, खुदा ना खास्ता अम्बात हों और उस पर आप सियासत करें। तो जब ये आप तो जिले शाह केस में आप इस पुलिस को कसूरवार समझते हैं ना? फिर नहीं, जिले शाह केस के अंदर अगर तो पुलिस टॉर्चर हुआ है तो बिल्कुल मैं समझूंगा, लेकिन अगर पुलिस टॉर्चर नहीं हुआ और वो गाड़ी के जरिए जो है उसकी अमवात हुई है और उसको ये सियासत उस पर की जा रही है कि ये पुलिस ने टॉर्चर किया है जिसके कोई शवाहिद नहीं है, तो फिर तो ये मैं समझता हूँ बहुत गंदी सियासत है। फिर तो ये अवाम को गुमराह कर रहे हैं, इश्तिहार आप लोगों के इत्तेहादी भी चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ को बैन कर दिया जाए? देखिए, मैं कभी किसी जमात को बैन करना नहीं चाहूंगा, उसके हक में नहीं बोलूंगा कि बैन होना चाहिए, लेकिन जो हकायक ये आ रहे हैं, जो ये इसकी तहकीक होनी चाहिए। और अगर वाकई ये कलादम जो लोग हैं उनको इस्तेमाल करके असला बरदार होके रियासत को हमला आवर हो रहे हैं तो ये सवाल जरूर उठेगा। तो ये तो आपका पॉजिटिव जेस्चर है, अच्छी सोच है कि आप इस हक में नहीं है कि सियासी जमातों को ऐसे तरीके से बैन करना चाहिए। तो फिर मरियम बीबी की जाती ख्वाहिश है, जाती ख्वाहिश हो सकती है उनकी। नहीं, देखिए मैंने आपको कहा है कि ये तो चीजें जो शवाहिद आए हैं, ये शवाहिद की तहकीक होनी चाहिए है। और ये अगर साबित हो जाए कि ये कलादम तहरीक के मेंबरान इसमें शामिल हैं, अगर ये साबित हो जाए कि वाकई ये प्लानिंग के तहत ये पेट्रोल बम मारे गए और ये जो निकले हैं, तो फिर बिल्कुल अगर कोई जमात पाकिस्तान में उसको वेपनाइज नहीं होना चाहिए। कोई जमात, चाहे हमारी जमात हो, उसको पेट्रोल बम जो है वो नहीं फेंकने चाहिए पुलिस एहलकारों पे। और अगर वो फेंकते हैं, ऐसा करते हैं, तो ये तो दहशतगर्दी है।
फिर तो है ये दहशतगर्दी, फिर तो आप दहशत फैला रहे हैं, फिर आप रियासत को चैलेंज कर रहे हैं, उनकी रिट को नहीं ये तो कायम बिल्कुल होने जिस तरह राना सनाउल्लाह पर मनशियात डाली गई थी, ये तो बिल्कुल वैसा ही केस लग रहा है कि जैसे असलहा डाला जा रहा है जमान पाक में इमरान खान के घर पे। हम तो वो भी मानने को तैयार नहीं थे कि राना सनाउल्लाह पर जो मंशियात का पर्चा हुआ, सजा उन्होंने इतनी काटी, हम तो उसको भी गलत कहते थे, इवन पीटीआई के लोग भी गलत कहते थे। आज जो ये सब कुछ हो रहा है हम इसको भी गलत कहते हैं। देखें, अगर तो ये मनाजिर लोगों ने नहीं देखे, अगर ये मनाजिर नहीं देखे कि पेट्रोल बम मारे जा रहे हैं, पुलिस चौकी जलाई गई, ये फैक्ट है, पुलिस की गाड़ियां जलाई गई, ये क्या है? इसको आप क्या कहेंगे? मैं आपसे सवाल पूछता हूं, ये क्या है? अगर आप पत्थर मारे पुलिस पे, अगर आप आग लगाएं, तो इसको क्या आप कहेंगे? क्या ये नॉर्मल है? दोनों तरफ से रवैया गलत है, पुलिस का भी रवैया गलत था, वहां पे जो मौजूद कारकुनान थे उनका भी रवैया गलत था। कल जो प्राइम मिनिस्टर ने इत्तेहादी जमातों को बुलाया है, उसका एजेंडा क्या है? देखिए, मेरे पास तो अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि किस एजेंडे पे बुलाया है, लेकिन डेफिनेटली ये जो सियासी सूरत हाल बन रही है, यही होगा, इसी के ऊपर होगा कि मामलात किस तरफ इस मुल्क के जा रहे हैं। ये जो एक माहौल बना हुआ है, इसको इम्प्रूव किया जाए, यही एजेंडे हैं। इलेक्शन एजेंडा होगा, ये सारे मामले। 30 अप्रैल को इलेक्शंस होने जा रहे हैं ना पंजाब के? अभी तक तो इसी तरह ही है जी, 30 अप्रैल ही इसी पे ने डेट दी हुई है, और पीएमएलएन जो है वो इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा बनी हुई है। मरियम नवाज जो है वो कैंपेन लीड कर रही हैं। हमारे सारे जितने कैंडिडेट्स हैं उन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर फाइल किए हैं। जो पार्लिमानी बोर्ड है जिसने टिकट्स इशू करने हैं, वो भी जो है वो अपना काम कर रहा है। तो हर लिहाज से पीएमएलएन जो है इलेक्शन का जो स्केड्यूल दिया है उसके मुताबिक अपनी नवाज शरीफ साहब भी वापस आ रहे हैं। देखिए, मेरे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि वो इलेक्शन की कैंपेन को लीड करें, उससे पीएमएलएन को बहुत फायदा हो। बहुत बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब, वज़म के कोऑर्डिनेटर हमारे साथ थे। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली नवाज अवान साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अली नवाज साहब आपका। अली नवाज साहब, पिछले 2 रोज़ में जो कुछ ज़मान पाक में हुआ, कल भी जब पेशी के लिए इमरान खान गए, पीछे से पुलिस ने धावा बोला, पुलिस और फिर अवाम फिर आमने सामने थे, फिर चल सो चल, फिर कहीं से डंडे हमें नज़र आए, कहीं से हमें बोतलों में पेट्रोल बम नज़र आए। हमें ऐसे मनाजिर हमें लगे कि जैसे पता नहीं वाकई कोई दहशतगर्दी पर टूट पड़ी है पुलिस। उसके बाद अब मुतालबा हो रहा है कि तहरीक इंसाफ को कलअदम करार दे दिया जाए, क्योंकि कुछ ऐसे भी हुकूमत के पास सबूत हैं कि कुछ कलअदम तंजीमों के लोग वहाँ पर मौजूद थे। फिर जो असलहा बरामद हुआ है, तो इस हुकूमत की जो प्लानिंग है, स्ट्रैटेजी है, क्या कहेंगे इस पर आप? वो कह रहे हैं सबूत काफ़ी है हमारे पास कलअदम करार देने के लिए पीटीआई को। थैंक यू शाजिया। बहुत शर्मनाक है। हम अपनी हिस्ट्री से सीखते नहीं शाजिया। हमने जो भी इमरान खान है, कोई भी लीडर जो पाकिस्तान में कोई भी शऊर वाली बात करता है, जो लोगों के राइट्स की बात करता है, लोगों के हक की बात करता है, उसके साथ पाकिस्तान में यही हुआ है। पाकिस्तान में तो हमने फातिमा जिन्ना को नहीं छोड़ा। आपको याद होगा जब फातिमा जिन्ना ने अनाउंस किया कि वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में लड़ेंगी, और तो उनके ऊपर गद्दारी, उन पे फॉरेन एजेंट होने का और उनकी मॉडेस्टी के ऊपर जो आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा कि जो लकवात लगाए गए वो आपके सामने। फिर बुगटी साहब के साथ क्या हुआ, फिर भुट्टो साहब के साथ क्या हुआ, अब इमरान खान साहब के साथ हो रहा है। और तब अवाम इतने वायलेंट नहीं थे, अवाम अपने पुलिस पर इस तरह झपटते नहीं थे, पुलिस गाड़ियों को जलाते नहीं थे, नहरों में नहीं फेंकते थे, तब अवाम भी इतने वायलेंट पुरतशद्दुद नहीं बनते थे। क्या वजह है कि अब इमरान खान के हवाले से कोई खबर आती है तो आप लोग अवाम को इकट्ठा करना शुरू हो जाते हैं? शादिया, फिर मेरा थोड़ा सा मुजीबुर रहमान को पढ़ लीजिएगा। मुजीबुर रहमान के ऊपर जब यही फॉरेन एजेंट और इसी तरह सेडिशन, गद्दारी के मुकदमे थे, और जब फोर्सेस जाती थी उसको पकड़ने, तो उस वक्त भी यही होता था। उस वक्त, अब तो हम उन बेचारों को बंगाली कहते हैं, जो हमारा ईस्ट पाकिस्तान था, बिकॉज हमें पता है ये कि अपने लीडर्स के साथ करते क्या है, इनको कठपुतलियां चाहिए। पाकिस्तान में तो एक निजाम है, सिर्फ नाम का जमहूरियत है ना, वैसे तो डिक्टेटरशिप है पाकिस्तान के अंदर। अब मसला ये है कि ये चाहते यही है कि जो हाल इन्होंने फातिमा जिन्ना का किया, आपको पता, आपने पढ़ा होगा फातिमा जिन्ना को, कि जब कायदे डेथ हुई
तो 2 साल उनके किसी भी एड्रेस को उन्होंने कह दिया कि आप एड्रेस नहीं कर सकते। उसके बाद जिस तरह का निज़ाम लाया गया और जिस तरह इलेक्टोरल चेंजेस की गई कि अयूब खान खुद प्रेसिडेंट थे उस वक्त और खुद ही अपने नीचे इलेक्शन करा रहे थे। उसके बाद आपके सामने है जो मुजीबुर रहमान के साथ हुआ कि उसने 180 सीटें ली और जिस 86 सीटों वाले को मैंडेट दे दिया गया और पाकिस्तान को नष्ट हो गया। मुझे ये बताएं कि इतना असलहा कहाँ से इकट्ठा हुआ, इतना असलहा अंदर मौजूद था, ये क्या कहानी थी? ये राना सनाउल्लाह वाली मनशियात वाली कहानी लग रही थी वैसे। और जिन्होंने राना सनाउल्लाह पे कराई थी वही इनके पीछे। तो फिर वफाकी हुकूमत का तो कोई कसूर नहीं है ना? मैं बिल्कुल यही कहता हूँ, ये तो पपेट्स हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग दे आर पपेट्स। और आज जिस तरह पीडीएम बनी है, जो खुद कहते हैं, मैं नहीं कहता शाजिया, कि हमें डराया गया, हमें धमकाया गया, हमें डंडा दिखाया गया, हमें कहा गया एक तकरीर हो जाएगी, आप सारे नाअहल हो जाएंगे, आप गवर्नमेंट में आ जाओ, और हम गवर्नमेंट में आ गए। आज जो पीडीएम का मिक्स अचार है, अगर आप उसको देखें कि कोई भी पार्टी उनका नजरियाती इत्तेहाद नहीं है। एमक्यूएम देखें तो पीपल्स तो इसी मिक्स अचार के साथ तो आप बात करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं फिर? देखिए, हम तो वसीतर कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी चल सके। हम ये चाहते हैं कि किन बुनियादों, किन चीजों के ऊपर बहस हो। हम क्या चाहते हैं कि बहस इस चीज के ऊपर कि आइन जब कहता है कि इलेक्शन हो, अब 2 असेंबलियों के इलेक्शन कॉल हो चुके हैं तो वो होने चाहिए। अगर पीडीएम ये समझती है कि वो एक दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए जो फेडरल है और प्रोविंशियल के असेंबलीज के अंदर, तो उसका एक तरीका है कि तरीके इंसाफ दोबारा असेंबली के अंदर आए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल उसके अंदर चेंजेस लेके आई जाए और एक ही दिन इलेक्शंस हो सकें। कुछ हम थोड़ा सा आगे हो जाएं, कुछ वो पीछे हो जाए। अब तो कल एतजाज साहब भी मेरे प्रोग्राम में थे, वो कहते एक दिन भी इलेक्शंस आगे नहीं हो सकते, ये निगरान हुकूमत एक दिन भी ऊपर बराजमान नहीं हो सकती। मैंने भी उनसे सवाल किया, एतजाज साहब, कोई अगर हुकूमत और ऑपोजिशन, खान साहब अगर आपस में बैठते हैं, कोई ये थोड़ा सा आगे जाए कि हुकूमत तो पीछे आए, तो एक ही दिन में मुल्क में इलेक्शन। वो एतजाज साहब आपको पता है एक बड़ा नाम है कानून का, तो वो कहते हैं कि एक दिन आगे पीछे नहीं हो सकता। अब आप ये भूल जाएं कि मुल्क में एक दिन इलेक्शंस होंगे, नहीं तो जाहिर है फिर ये आइन के साथ एक खिलवाड़ होगा, सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है तौहीन अदालत होगी, फिर मामलात कहीं और चले जाएंगे। नहीं शाजिया, इसमें एक चीज है, तो हम भी तो लेजिस्लेटर हैं और एतजाज साहब जो बात कर रहे हैं इस वक्त की, जो अगर बात की जाए तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बट अगर कोई अमेंडमेंट हो जाती है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, फिर ये हो सकता है। हम ये समझते हैं, शायद वो ज्यादा मुझसे समझते हैं, पर हम ये समझते हैं अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो जाती है और उसमें कहा जाता है कि आप इंतखाबात लेट हो सकते हैं प्रोविंशियल असेंबलीज के, और फेडरल गवर्नमेंट को टाइम दे देती है, तो एक दिन भी इलेक्शन हो सकते हैं। ये है बीच का रास्ता जिसे डेमोक्रेसी हम समझते हैं सैनिटी प्रिवेल करेगी और डेमोक्रेसी आगे की तरफ बढ़ेगी। तो ये आइडिया किसी को दिया है, ये जिस हुकूमत को मिक्स अचार कह रहे हैं, ये इनके साथ बात करना चाहते हैं या बकौल आपके, जिनके कहने पे ये सब कुछ कर रहे हैं, बकौल आप लोगों के, या उनसे बात करना चाहते हैं आप? शाजी, आप चाहती हैं कि आपका शो बैन ना हो? मैं समझता हूं नहीं, बैन की बात नहीं है, मैं कुछ नहीं कह रही, मैं आपकी बात को कह रही हूँ, क्योंकि आप मेरे मुंह में अल्फाज नहीं डाल सकते ना, मैं तो आपकी बात कर रही हूँ। मैं किसी के मुंह में कोई अल्फाज नहीं डालना चाहता, अगर कोई खुद बोलना चाहता मैं उसको भी रोक देता हूँ। असल चीज ये है कि हमने ये जो करना चाह रहे हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो भी देखिए पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें तो जो पाकिस्तान के इदारे हैं वो अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेड लाइंस हैं, वो क्रॉस कर चुके हुए हैं। हम तो ये बात करना चाहते हैं आप? मैं कह रहा हूँ हर एक के साथ किस चीज, लेकिन वो लोग तो नहीं करना चाहते। आपकी जो फौज है वो तो सियासी अमल से दूर रहना चाहते हैं, अब न्यूट्रल नहीं लग रहे आपको? अच्छा, न्यूट्रल है। ये आजम स्वाति के साथ क्या हुआ था, किस चीज के ऊपर उनके पे केस हुआ था? तब आपको पता है आर्मी कमान किसके हाथ में थी, डोंट यू नो? मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा कि अभी जो इमरान खान के खिलाफ कोयटा के अंदर पर्चा हुआ है एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी की तरफ से, आपको क्या लगता है किसकी तरफ से हुआ? मुझे तो कुछ नहीं लगता, जहाँ आप जिसके बारे में आप कहेंगे हम कहेंगे। बात खत्म होगी ना, वो बात खत्म होगी ना शाजिया। तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि अगर आप ये समझती हैं, और बहुत अच्छी बात अगर ऐसी है, हम ये समझ रहे हैं कि आपने किसी की साइड नहीं लेनी। हम ये कह रहे हैं हमें बैकडोर से वजारत उज़्मा नहीं चाहिए, हमें बैकडोर से कोई इख्तियारात नहीं चाहिए। पहले लेके पछता रहे हैं, पहले बैकडोर से लेके पछता रहे हैं।
शाजी कि आप कह रही हैं, अब फिर कहेंगे मैं आपके मुंह में अल्फाज डाल रहा हूँ। अगर हम 2018 का इलेक्शन को थोड़ा स्टडी कर लें तो आपको थोड़ा समझ आ जाएगा। सिंध के अंदर अगर हमारे पास ही उनकी फेवर हमारी तो सिंध के अंदर हमारे साथ क्या हुआ, हमें क्यों वोट नहीं मिला? सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट कैसे बनी? बलूचिस्तान के अंदर पीडीएम की गवर्नमेंट, जो भी उनका इत्तेहाद का नाम था, उसकी गवर्नमेंट कैसे बनी, जीडीए की? ज़िमनी इलेक्शन जीतने के बाद भी आपको ये एहसास नहीं हुआ कि आप लोगों के कोई ज्यादती नहीं हुई? ज़िमनी इलेक्शन जीते हैं आप लोग, नून लीग की हुकूमत थी, आप लोग जीते हैं तो न्यूट्रल्स थे, तब तो कोई इंटरफेरेंस नहीं थी। मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर शादिया आपको मेरी बात समझ आए, पाकिस्तान के अंदर जो रेजीम है, जिस तरह का 70 साल का निज़ाम चल रहा है, हम चाहते हैं कि निज़ाम के अंदर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जो इख्तियारात अल्लाह मियाँ के बाद वो पाकिस्तान की आवाम के पास है, वो इख्तियारात वापस पाकिस्तान की आवाम के पास जाने चाहिए। और उसका हल क्या है? आगे की तरफ अगर बढ़ना है, उसका हल सिर्फ फ्रेश इलेक्शंस है। फ्रेश इलेक्शंस के लिए हमारा सिर्फ एक प्री रिक्विजिट है कि अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, तो हम भी कहते हैं बैठने को तैयार हैं, और बैठने के हमने तजवीज भी पेश कर दी है। अगर आप फिर भी समझते हैं, तजवीज ये सिर्फ टेलीविजन प्रोग्राम्स के थ्रू आप लोग दे रहे हैं या बाकायदा कोई डेलीगेशन बनाया है, कोई लोगों को जिम्मेदारी सौंपी आपने कि जाएं आप जाके हुकूमत से बात करें? ये एक चीज हम पहले भी कर चुके हैं। अगर आपको याद हो, हमने जब खान साहब पिंडी लॉन्ग मार्च लेके आए थे और जिसपे हमारा बहुत मजाक भी उड़ाया गया था, मीडिया की तरफ से बहुत आया था कि हमारे पास कोई बात नहीं थी करने के लिए, तो हमने कह दिया कि हम अपनी दोनों असेंबलीज डिसॉल्व कर रहे हैं। और आपने इतनी लंबी तारीख दे दी, उसके अंदर तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, उसके अंदर तो आपको कॉन्फिडेंस का वोट लेना पड़ जाएगा। तो हमने उस वक्त कहा था, हमने लंबी डेट इसलिए दी है कि हम बैठ के बात करना चाहते हैं। उसके बाद याद होगा आपको कि सदर ममलिकत के साथ जो पीडीएम की गवर्नमेंट है वो बैठी भी थी, और उसके अंदर हमने उनको अपनी तजावीज दे दी थी। उसके बाद वो वापस नहीं आए, जिसकी वजह से हमें अपनी असेंबली तोड़नी पड़ गई। अब मैं दोबारा ये कह रहा हूँ कि हम दोबारा यही चाहते हैं कि सैनिटी प्रिवेल करे, और हमारे पास जो एक ही रास्ता है आगे जाने का। देखिए, इस मुल्क में अगर इस वक्त का स्टेटस ये है कि 30 अप्रैल को इलेक्शंस होंगे, और 30 अप्रैल को जो इलेक्शंस होंगे, अगर जो भी उसके खिलाफ जाएगा वो तौहीन अदालत भी करेगा, वो आर्टिकल 3 के अंदर भी आएगा। अगर वो समझते हैं कि इस तरह वो प्रिवेल कर सकते हैं, वो उनके ऊपर। हम ये समझते हैं कि 30 अप्रैल से अगर आगे इलेक्शन जाता है तो इसका सिर्फ और एक तरीका है कि मुल्क के अंदर जमहूरियत खत्म हो जाए और कोई और निजाम आ जाए, या सिर्फ इमरान खान गिरफ्तार हो जाए। हाँ, ये आप ठीक कह रही हैं कि पाकिस्तान में अब सुबह दोपहर शाम कि हमें तो ये पढ़ाया जाता था, सिखाया जाता था, जर्नलिज्म के असूल सिखाए जाते थे, जमहूरियत के असूल सिखाए जाते थे कि हुकूमत वक्त के खिलाफ सवाल होगा। पर शाजिया, आजकल आप ये देख रही हैं कि हर वक्त सुबह शुरू होती है और रात हो जाती है, या इमरान खान प्रो शोज हो रहे होते हैं या इमरान खान के खिलाफ शो हो रहे होते हैं। इसके अलावा इतना लग जाता है जमान पाक के बाहर के मीडिया, और दिखाए क्या, किसी को डंडे पड़ रहे हैं, पुलिस वैन नहरों में गिरी हुई होती है, पुलिस वालों को डंडे पड़ते हैं, आवाम को डंडे पड़ते हैं। क्या अभी भी इमरान खान की गिरफ्तारी का खदशा है? मैं जमान पाक के अंदर घुसा गया है। आप इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान को हिफाजती बेल दी हुई है, ऑपरेशन रुकवाया हुआ है। उनके एक्सेप्ट करके आए थे तरीके इंसाफ कि आपने जब सर्च करनी है तो आप जब सर्च वारंट लेके आएंगे, हमारा एक बंदा आपके साथ होगा। आपने कभी देखा है पाकिस्तान के अंदर दीवारें तोड़ी जाए एक्स प्राइम मिनिस्टर के घर की? कहीं आपने देखा है कि एक औरत घर हो और उसके अंदर मेल पुलिस वाले घुस जाए, और किस तरह का अंजाम हुआ जमान पाक के अंदर, किस तरह के मनाजिर सामने आए? तो मुझे तो उन लिबरल्स में भी हैरत है जो हमेशा कोई भी हल्की सी बात होती थी और कहते थे औरत औरत, इमरान खान ये कह देता है, इमरान ने ओए कह दिया, इमरान ने ये कह दिया। आज वो खामोश है, और आज सारे के सारे मिलके करने की कोशिश क्या कर रहे हैं कि तहरीके इंसाफ को खत्म किया जा सकता। तहरीकें इस तरह खत्म नहीं होती, तहरीकें बढ़ती हैं। हमें 70 साल का सबक लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया अली नवाज अवान साहब, तहरीके इंसाफ का मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, माह रमज़ान की आमद है। मुल्क में महंगाई का तूफ़ान है जो थमने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि उल्टा ज़ोर पकड़ता जा रहा है। मगर इस तजर्बाकार हुकूमत के पास इसका कोई जवाब नहीं है कि एक साल के अंदर महंगाई की शरह 15% से बढ़कर 46% पर कैसे पहुँच गई है।
तो तब्दीली हुकूमत यानी इमरान खान की हुकूमत में ना बर्दाश्त होने वाली महंगाई तो नाजरीन 15% थी, जिस पर सब शोर मचाते थे, जिस पर सारी जमातों ने यह फैसला किया कि हुकूमत को बदलना चाहिए ताकि जो महंगाई का तूफान है, आवाम को तकलीफ है, हम आएंगे इसको कम करने के लिए। लेकिन ये क्या हो रहा है, हुकूमत तो बदल दी आपने, लेकिन साथ ही महंगाई की स्पीड को भी एक गेयर और बढ़ा दिया, लगा दिया, और आवाम को रोनता हुआ आप लोग आगे चलते जा रहे हैं। शहरी इस काबिल भी नहीं रहे कि रमज़ान से पहले जो ज़रूरी बुनियादी ज़रूरत का एक राशन होता है ये अपने घरों में डाल सके। इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उलटने के बाद मईशत को ठीक करने का जो मिशन मिफ्ता इस्माइल को दिया गया था वो अब डार साहब के हाथ में है, मगर मईशत की बदहाली पहले से ज़्यादा संगीन हो गई है। यहाँ भी हुकूमत के पास कोई जवाब नहीं है कि सख्त शराइत पर अमल करने के बावजूद IMF के आप पर एतबार करने को तैयार क्यों नहीं है। सेनेट इजलास में डार साहब ने कहा कि IMF मामूल से हटकर मुआहदे के लिए इंतहाई सख्त शराइत रख रहा है। वज़ीर ख़जाना के इस बयान से पाकिस्तानी अवाम एटमी असासों को लेकर बड़ी परेशान है, लेकिन यहाँ भी हुकूमत के पास वजाहतों के अलावा कोई इसका जवाब नहीं है कि IMF की डील के साथ हमारे न्यूक्लियर एसेट्स क्यों डिस्कस हो रहे हैं। हमने अपने शो में 2 रोज़ पहले यही सवाल जब वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन के सामने रखा, क्या कहा राना साहब ने, ज़रा देखिए। डार साहब ने जो सेनेट में खड़े होके कहा कि IMF बड़ी हमारे ऊपर सख्त शराइत लगा रहा है, साथ ही उन्होंने कहा कि किसी को ये हक नहीं है कि हमें कोई बताए कि हम अपने हथियार, अपने मिसाइल रखें, कैसे रखें। ये बात क्यों की गई है? क्या IMF का प्रोग्राम, उसमें कोई शर्त रखी गई है? हमारे आदमी प्रोग्राम के बारे में कोई बात की गई है? ये एक्सप्लेनेशन या वजाहत आती है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से या डार साहब ने, वो बैकग्राउंड है जो आजकल कुछ ऐसा तसर दिया जा रहा है कुछ क्वार्टर से, जो पॉलिटिकल आजकल पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा चल रही है, तो वो शायद उस तसर की वजह से ये वजाहत आती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम एक सॉवरेन कंट्री हैं। नाजरीन, अब तो अपोजिशन ने भी जनाब वज़ीर ख़जाना के न्यूक्लियर एसेट्स पर दिए गए जो सेनेट पे उनका बयान था डार साहब का, उस पर सवालात उठाने शुरू कर दिए हैं। शाह महमूद कुरैशी का मानना है कि एक कौम को बताया जाए कि हुकूमत से IMF ने आखिर मुतालिबा किया क्या है, और इसहाक डार ने सेनेट में एटमी असासों की बात क्यों की, क्यों ज़रूरत महसूस हुई उनको, क्या कहा शाह महमूद कुरैशी साहब ने, देखिए। सवाल उठता है इसहाक डार साहब ने ये बयान सेनेट के फ्लोर पे क्यों दागा। फ्लोर ऑफ द हाउस पे एक सिटिंग मिनिस्टर स्टेटमेंट देता है तो उसको जाती नौयत का स्टेटमेंट आप नहीं कहेंगे, वो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट कहलाएगा। है वो वजीर खजाना और बात कर रहे हैं एटमी असासों की। सवाल ये है क्या उनका ये सब्जेक्ट है, क्या उन्हें ऐसी गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू करनी चाहिए थी कि पूरे मुल्क में एक स्पेकुलेशन ने जन्म ले लिया है। नाजरीन, हुकूमत जवाब दे रही है कि IMF डॉलर्स देने से पहले हुकूमत पाकिस्तान से दोस्त ममालिक की तरफ से 6 अरब डॉलर्स की गारंटियाँ मांग रहा है, लेकिन यहाँ भी हुकूमत के पास कोई क्लियर जवाब ही नहीं है कि चीन के अलावा दोस्त मुल्क पाकिस्तान को सपोर्ट करने को तैयार हैं भी या नहीं। मुआहदे को लेकर इतनी ताख़ीर क्यों हो रही है? IMF क्यों इस बार पाकिस्तान की नाक से लकीरें निकलवाने पर उतर आया है? अभी मैं ये खबर पढ़ रही थी कि अब इजलास जो है वो मार्च 2023 की बजाय अप्रैल 2023 तक मौखर हो गया है। मीन्स कि अभी भी स्टाफ लेवल मुआहदा होने की कोई तवक्को नहीं है। नाज़रीन, मुल्क में डॉलर्स के बहरान की वजह से सरमायाकारी ठप हो चुकी है। दरामदी माल बंदरगाहों पर पड़ा ख़राब हो रहा है क्योंकि ज़ाहिर एलसीज नहीं खुल रही हैं। स्टॉक मार्केट में भी मंदी ही मंदी है, जिसके बायस आए रोज़ सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब रहे हैं। लेकिन यहाँ भी हुकूमत के पास कोई जवाब नहीं है कि मुल्क में चलते कारोबार और फैक्ट्रीज क्यों बंद हो रही हैं, नौजवानों को क्यों मुल्क में अपना मुस्तकबिल तारीक नज़र आ रहा है और हर कोई सोच रहा है कि बाहर बैरून मुल्क जाया जाए, जिसकी वजह से मुसलसल मुल्क से ब्रेन ड्रेन हो रहा है। मुल्क से भागने के चक्कर में अवाम समंदर में अपनी जानें दे रहे हैं। ऐसा तासुर क्यों मिल रहा है कि हुकूमत का फोकस अवाम है ना मईशत, बस अपना उल्लू सीधा करना है। यहाँ भी हुकूमत के पास कोई जवाब नहीं है कि मईशत को आप ठीक करने आए थे या मज़ीद बिगाड़ने। क्या ये ट्रस्ट डेफिसिट की हुकूमत को जिम्मेदारी लेनी चाहिए? क्या IMF मुल्क में सियासी चपकलिश को देखकर अपने फैसले तरतीब देते हैं? क्या IMF का मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत पर एतबार ना करना, क्या ये मौजूदा जो हुक्मरान बैठे हुए हैं इनकी नाकामी तस्वुर किया जाए? मैं बात करूंगी, मुझे माहिर मुआशियात डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, जो हम तो उम्मीद कर रहे थे कि स्टाफ लेवल जो एग्रीमेंट है ये हो जाएगा, लेकिन जब मैंने आज ये पढ़ा कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट 2.25 महीनों
दिनों बाद नहीं, अब मजीद भी अप्रैल तक ये मामला चला गया है, जो मार्च में बातचीत होनी थी अप्रैल तक मौखर कर दी गई है, तो ये मामला कैसे चलेंगे? दूसरा, मैं ये भी पढ़ी थी कि सऊदी अरब ने भी जो ये डिसीजन लिया है कि अब इजी बेल आउट्स पर पाकिस्तान को पैसे नहीं मिलेंगे, अब इजी मनी भी सऊदी अरब भी अब पाकिस्तान को देने को तैयार नहीं है। तो कैसे ये माशी मामलात हमारे चलेंगे डॉक्टर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने माशाल्लाह बहुत मुनासिब इंट्रोडक्शन दिया है। इस वक्त सवाल जो पैदा हो रहा है कि हर जिसे कहते हैं इक़दामात लेने के बावजूद IMF का प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ रहा है, और बीच में ये बात हुई है कि शायद कुछ और ऐसे शराइत रखे जा रहे हैं जिनका इकॉनमी से कोई खास ताल्लुक ना हो। ये वही शराइत तो नहीं है जिसका मैं इंट्रो में जिक्र कर रही थी हमारे एटमी प्रोग्राम के हवाले से? बिल्कुल, देखिए बात यह है कि जब मैं हुकूमत में था काफ़ी अर्सा पहले, तो 2-3 मरतबा और उसके बाद भी मैंने IMF के प्रोग्राम्स को नेगोशिएट किया है। तो मुझे कुछ IMF की थिंकिंग के बारे में कुछ अंदाज़ा ज़रूर है। देखिए, IMF जो है वो एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इदारा है, वो एक्सप्लिसिटली वाज़े तौर पर कभी नॉन इकोनॉमिक इशू को नहीं छेड़ेगा। मगर होता यह है कि जो मेंबरान हैं एग्जीक्यूटिव बोर्ड के IMF के, जिसमें एक बहुत नुमाया मेंबर है जिसके पास 17% शेयर है बोर्ड के शेयर्स में, वो शायद पीछे से कोई प्रेशर डालेगा और या डाल रहा हो सकता है। उसके नतीजे में IMF का एटीट्यूड जो है वो सख्त से सख्त हो सकता है। मेरा ख्याल ये कि वाज़े तौर पर जो चीज़ मैं समझता हूँ अभी जो पोजीशन है वो ये है कि IMF को इस बात की बहुत परेशानी हो रही है कि पाकिस्तान इस हद तक करीब आ चुका है दिवालिये के कि अगर अगले 3-4 महीने में बाहर से हमारे दोस्त ममालिक और मल्टीलैटरल एजेंसीज वगैरह से अगर मुनासिब पैसे नहीं आते हैं तो IMF की छतरी के दौरान ही एक मुल्क दिवालिया हो सकता है। IMF चूंकि लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट है, वो नहीं चाहता है कि ऐसी सिचुएशन पैदा हो, इसलिए वो कह रहे हैं। दोस्त ममालिक की मैं अभी इस पर बात करते हैं कि दोस्त ममालिक क्यों रिलक्टेंट हो रहे हैं गारंटियां देने पर, और सऊदी अरब क्यों कह रहा है नो मोर इजी मनी। डार साहब ने जो सेनेट में खड़े होकर बात की है, आपको इसका बैकग्राउंड यही लगता है ना कि खुद से तो नहीं बात कर दी, कहीं ना कहीं डिमांड हुई है जो डार साहब को खड़े होकर इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ी है कि हम लोग ये नहीं कर सकते? देखिए, बात यह है कि सेनेटर रब्बानी साहब जो बहुत सीनियर हमारे सेनेटर हैं, चेयरमैन भी रह चुके हैं सेनेट के, उन्होंने जो गोल्डन जुबली की तकरीर थी उसमें इस इशू को रेज किया था पहली दफा। यकीनन जो जवाब दिया गया है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब से और फाइनेंस मिनिस्टर साहब से भी, वो इसलिए है कि रब्बानी साहब का स्टेटमेंट आया है। अब मेरा अपना अंदाजा ये है कि कोई एक्सप्लिसिट चीज IMF की तरफ से इस बारे में नहीं आई है। अच्छा, अलबत्ता देखिए होता यह है कि अगर हुकूमत मतलब कि आई नहीं है, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इससे पहले कि हमसे कोई डिमांड रखते हम पहले उनको जवाब दे दें, ये स्ट्रैटेजी है। ये हो सकता है, और दूसरी तरफ ये भी है कि नाकामी की एक्सप्लेनेशन भी दी जा सकती है। ओह माय गॉड। तो इसलिए भी मैं ये समझता हूँ कि वी हैव टू टेक ऑल दिस, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, विद ए लार्ज पिंच ऑफ सॉल्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें दोस्त ममालिक हमारी गारंटीज नहीं देंगे तो IMF को एक और जवाब मिल जाएगा कि भाई दोस्त ममालिक आपकी गारंटीज नहीं दे रहे हैं तो हम तो अपने प्रोग्राम को इस तरह आगे नहीं बढ़ा सकते, हम तो पैसे नहीं दे सकते। ये एक और जवाब मिल जाएगा। ये बिल्कुल, ये असल वजह है। हो सकता है। और देखिए ना, पाकिस्तान को ज़रूरियत जो है पैसों की बाहर से, उसमें इजाफा होता चला है, इसलिए कि रेमिटेंसेस में ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि $2 अरब की कमी हो चुकी है।
एक्सपोर्ट्स में पिछले महीने बेतहाशा गिरावट आई है, तो हमारे ज़रूरियात जो हैं बाहर से डॉलर्स की वो बढ़ते जा रहे हैं। और दूसरी तरफ बायलैटरल मुल्क जो हैं, अगर आप चाइना की बात करें तो अल्लाह का फजल है कि चाइना ने हमारा साथ दिया है, 2 अरब डॉलर को रोल ओवर किया है, वो पैसा कुछ आ भी गया है, 1.2 अरब डॉलर। मगर उसके आगे चाइना भी सोचेगा। और देखिए एक नया प्रॉब्लम जो खड़ा हुआ है कि जो चाइनीज पावर प्रोजेक्ट मौजूद हैं पाकिस्तान में, उनकी पेंडिंग पेमेंट 1.5 अरब डॉलर की है। तो चाइना शायद ये कहेगा कि आप पहले ये लायबिलिटीज पूरा करें, फिर हम आगे आपसे बात करें। सऊदी अरब इतना रिलक्टेंट क्यों है, क्यों बात कर रहा है कि नो मोर इजी मनी फॉर पाकिस्तान? देखिए सऊदी अरेबिया जो है मुसलसल हमें हमारा साथ दिया है। मुझे याद है जब मैं खजाने के मिनिस्ट्री में था 98 में बम के फटने के बाद, तो सऊदी अरेबिया ने भी उस वक्त हमारा साथ दिया था, हालांकि अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए हुए थे। बात यह है कि सऊदी अरेबिया ने देखा है और उनके फाइनेंस मिनिस्टर ने भी पिछले दिनों स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान को अपने हालात पूरी कोशिश से ठीक करना चाहिए। बाहर पे रुझान जिसे कहते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब गोइंग आउट विद द बेगिंग बोल, उसकी एक हद होती है। तो पाकिस्तान को एक बड़ा सा प्रोग्राम ऑफ रिफॉर्म और एक्शंस का फौरन से फौरन किस इदारे में आप समझते हैं रिफॉर्म्स की फौरी जरूरत है? फौरी जरूरत है, और उसके पीछे अल्लाह चाहें तो एक पॉलिटिकल कंसेंसस के तहत डेवलप होना चाहिए। अब पिछले स्पीच जो दी प्राइम मिनिस्टर ने फिर से इस बात को दोहराया है कि डायलॉग की ज़रूरत है ऑपोजिशन वगैरह के साथ। ये देखिए, मेरी गुजारिश ये एज ए प्रोफेसर कि पाकिस्तान के जो हालात इस वक्त हैं शायद तारीख में कभी इतने बुरे नहीं थे। और खुदा न खास्ता अगर ये सियासी कशमकश चलता रहे और हम एक स्ट्रॉन्ग और कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म प्रोग्राम नहीं लाते हैं, तो मैं क्या कहूँ आपसे, हालात इससे भी डिफॉल्ट की तरफ, इसका मतलब हम बजाय इसके कि हालात कुछ स्टेबल करें, हम डिफॉल्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त ये दरअसल हम सबका रुझान है और हम बहुत परेशान। तो ये जो एक सियासी क्योस मचा हुआ है, यहाँ तो इदारे और अवाम आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं, इस तरह लगता है कि शायद किसी की मईशत पर तवज्जो नहीं है। एक ही तरफ तवज्जो है, वो है इमरान खान की गिरफ्तारी। जैसे इमरान खान की गिरफ्तारी करेंगे, डॉलर भी नीचे आ जाएगा, हर चीज़ सस्ती हो जाएगी, हमें सऊदी अरब से भी पैसे मिल जाएंगे, हमें IMF से भी पैसे मिल जाएंगे। तो इन एक्टिविटीज़ को देखकर आपको लगता है कि जो गैर यकीनी की एक सूरत हाल है, ये बहुत बड़ी वजह है जो आपकी इकॉनमी पर नेगेटिव असरात डाल रही है? बिल्कुल, और खुदा न खास्ता ये हालात और काफ़ी जल्दी खुदा न खास्ता और ख़राब हो सकते हैं। तो मुल्क में किन चीज़ों का बहरान पैदा हो सकता है? एलसीज बंद हैं, हमारी इंपोर्ट्स बंद हैं, कहा जा रहा है कि बंदरगाहों पर चीज़ें पड़ी ख़राब हो रही हैं। तो आपको देख रहे हैं कि कोई खाने पीने की अशिया और इस तरह दालें हमारी बाहर से आती हैं, तो ये बहरान न होता नज़र आ रहा है आपको सर? बात दरअसल ये है कि पिछले महीने पाकिस्तान के जो दरामदाद हैं वो पिछले 8 महीने के सबसे निचले लेवल पर आ चुके हैं, 4 अरब डॉलर, जबकि हमारा एवरेज जो है वो 5-5.5 अरब डॉलर होता है। तो यानी कि अभी भी स्टेट बैंक जो है सख्त पॉलिसी अडॉप्ट किया है एलसीज वगैरह को कंट्रोल करने का। हालांकि वो कह रहे हैं कि हम मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट पॉलिसी पे जा रहे हैं, मगर ऐसा नहीं हो रहा है। और ऑलरेडी आप देखिए कि 4-5 चीज़ों की बेतहाशा कमी मुल्क में पैदा होने का खतरा पैदा हो चुका है। सबसे पहले पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, आपने इंपोर्ट जो है पहले 8-9 महीने में अभी तक सिर्फ आपकी जो इंपोर्ट है उसमें कमी 35% की आई है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में। उसके नतीजे में शॉर्टेजेस अनखरीब खुदा न खादा पैसा हो सकते हैं
और आपने ये भी देखा कि ओकैक जो ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल है, उन्होंने एक वार्निंग बेल साउंड कर दिया है। लेकिन आप देखिए आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 15 महीनों की कमतरीन सतह पर आ गई हैं, 4% गिरी हैं। लेकिन आप देखें हमारे यहाँ पेट्रोल भी 15 मार्च को वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया। पेट्रोल 5 रुपये महंगा हुआ, हाई स्पीड डीजल 13 रुपये फी लीटर महंगा हुआ। दुनिया में कम हो रही हैं, यहाँ बढ़ गई हैं, लेकिन दुनिया में जब बढ़ती हैं तो हम 2 दिन पहले ही बढ़ाना शुरू कर देते हैं, कम होती हैं तो हम उल्टा बढ़ा देते हैं। व्हाट इज दिस? बात यह है कि हमारे रुपए की कदर में कुछ कमी आई है, तो जो फायदा हुआ है इंटरनेशनल प्राइस गिरने का वो एक तरह से न्यूट्रलाइज हो चुका है। दूसरी तरफ आपको 5 रुपए एडिशनल पेट्रोलियम लेवी लगाना था, तो जिसको आपने लगाया है। मगर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, वो ये है कि इस वक्त खतरा न सिर्फ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के कमी का है, मगर साथ साथ देखिए आज की खबर ये है कि कपास की फसल जो है वो मुश्किल से 5 मिलियन बेल्स होगी। अच्छा। जबकि एक वक्त था 1,40,00,000 बेल तक हम पहुंच गए थे। सैलाब की वजह से बेतहाशा कमी, हमें अपने कपास की दरामदात को 2 गुना करना पड़ेगा, उसके लिए पैसे नहीं है। और अगर नहीं आया तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री बिल्कुल बैठ जाएगी। True. और साथ साथ हमारे बरामदात बेतहाशा कम हो जाएंगे। इसके अलावा 2-3 और चीजें हैं जिसमें नुमाया तौर पर कमी आ गई है। सप्लाई की एक दवाइयां हैं, 21% इंपोर्ट में कमी। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि हमें वीट इंपोर्ट करना है, उसकी भी पोजीशन खराब होती जा रही है स्टॉक्स की, उसके लिए भी आपके पास पैसों की कमी है। तो मुझे इस बात की बेतहाशा परेशानी है कि इस तरह का सिलसिला अगर चलता रहे और तब्दीली कोई नहीं आए तो खुदा न खास्ता आने वाले दिनों में बेतहाशा सप्लाई की शॉर्टेजेस पैदा होना शुरू हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। माहिर मौशिया हफीज़ पाशा साहब मेरे साथ थे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। नाज़रीन फीडबैक ज़रूर दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।